नमस्कार छात्रों, आज की कक्षा में आप पढ़ेंगे पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव की कहानी के बारे में दूसरा अध्याय बताने जा रहे हैं दूसरा वीडियो में। इसमें चित्र में दिखाया गया है खेती करते हुए। देखिए, एक जगह सिंचाई किया जा रहा है। दूसरे चित्र में फसलों की कटाई की जा रही है, खेतों की जोता जा रहा है, कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है, बीज बोया जा रहा है। इसके अलावा देखिए, हार्वेस्टर के द्वारा खेतों को फसल को काटा जा रहा है। ये देखिए, खेत में कार्य गेहूं की फसल कटाई, बीज बोना, कीटनाशकों का छिड़काव तथा आधुनिक एवं परंपरागत विधियों से फसलों की जुताई की जा रही है। तो छात्रों, ये देखिए, कृषि क्षेत्र और कृषकों का संख्या वृत्त चार्ट में दिखाया गया है। तो छात्रों, ये देखिए कि श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। तो भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक होता है और खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे छोटे किसान अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं और इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं और मंझले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं कि खेतों में किए जाने वाले कार्यों को चित्र 1.6 में पहचानिए तथा इसको उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लॉटों में खेती करने वाले परिवारों से होते हैं। जो खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई फसलों को कोई अधिकार नहीं होता है। तो छात्रों, ये दिखाया गया एक चित्र में दो खेतीहर मजदूर है। ये दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं। चलिए इसे पढ़ के सुनाते हैं। ये कहता है मजदूर कि आजकल काम मिलना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं और वो भी बहुत कम दिनों के लिए। तो ये कहती है कि घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी एक हार्वेस्टर खरीदा है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलेगा। और पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में 5 माह से भी कम काम किया था। इसके बाद फिर ये मजदूर कहता है कि हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा गाय के लिए थ्रेशर है। यहाँ ताकि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवारों नाशकों का छिड़काव करते हैं। तो फिर ये कह रही है कि इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट भट्ठों पर काम करने की तलाश करनी पड़ेगी। तो ये मजदूर कह रहा है कि मुझे स्थानीय साहूकार को 2000 रुपये देने हैं। मैंने पिछले गर्मियों में 1000 रुपये लिए थे जब खेतों में काम नहीं था। तो मैं इसे कैसे चुकता करता पाऊंगा और वे मैं 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से कमाता हूं। तो ये महिला कहती है कि मेरी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर देते हैं। तो छात्र, ये देखिए, डाला और रामकली के बीच बातचीत। डाला और रामकली गांव के सबसे निर्धन नागरिक हैं, जिसका चित्र दिखाया गया। और फल जैसा कि किसानों का होता है कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिसके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएं होती है। और खेत में काम करने वाले श्रमिक होते हैं या तो दैनिक मजदूरी करता है आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जाता है। तो डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाली एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है
और सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन की न्यूनतम वेतन जो है 300 रुपये है, जो मार्च 2017 में निर्धारित किया गया है। लेकिन डाला को जो है मात्र 160 रुपये ही मिलते हैं और पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी जो है काम करने को सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक आयन खेतीहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धन व्यक्तियों में से जो है। तो छात्रों ये देखिए कि डाला तथा रामकली जैसे खेतीहर श्रमिक जो है गरीब क्यों है। तो छात्रों ये देखिए दिखाया गया है इसमें कि गोसाईपुर और मझौली युक्त बिहार में जो है 2 गांव है। दोनों गांव के कुल जो है 850 परिवार में 250 से अधिक पुरुष ऐसे हैं जो पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों या दिल्ली, मुंबई, सूरत या हैदराबाद या नागपुर में काम कर रहे हैं। और इस प्रकार प्रवास अधिसंख्य भारतीय गांवों में होता है। लोग प्रवास क्यों करते हैं? तो रोजगार की तलाश के लिए। क्या आप इस बात से की व्याख्या अपनी कल्पना के आधार पर कर सकते हैं कि गोसाईपुर और मंझौली के प्रवासी अपने गंतव्यों पर किस तरह का काम करते होंगे? खेतों के लिए आवश्यक भूमि तो आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के जो है आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। तो अधिकांश छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है और वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों या खेती के लिए जो है विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं और ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। छात्रों ये देखिए सविता की कहानी। इसमें बताया गया है मजदूर को कि सविता एक लघु किसान है। वह अपनी 1 हेक्टेयर ज़मीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशक के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती औजार के मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसे की ज़रूरत होती है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे 3000 रुपये चाहिए और उसके पास पैसा नहीं है। वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से जो कर्ज लेने का निर्णय लेती है और तेजपाल सिंह जो है सविता को 24% ब्याज की दर से जो 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाते हैं, जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है। और सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में जो 1100 रुपये प्रति दिन पर काम करेगी। और आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना पड़ेगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की मां के रूप में उस पर जो है घर का कामों की भी बहुत जिम्मेदारी है। सविता इन कठोर शर्तों को जो मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है। तो छात्रों, छोटे किसानों के विपरीत मंझले और बड़े किसानों को जो है खेती से बचत होती है और इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। और इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे। तो ये देखिए अब तक की कहानी। तो हमने उत्पादन के 3 कारकों भूमि, श्रम और पूंजी तथा खेती में उसके प्रयोग के बारे में पढ़ा। और आइए अब दिए गए रिक्त स्थानों को भरते हैं। ये देखिए रिक्त स्थान है, इसे भरना है छात्रों आप लोग को। इसके बाद ये देखिए रिक्त स्थान को भरना है। इसके बाद है अधिशेष कृषि उत्पादकों की बिक्री। तो मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया है और गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं, वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और
अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है, क्योंकि उसका कुल उत्पादन जो है बहुत कम होता है तथा उसमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। इसलिए मंझोले और बड़े किसान की बाजार में जो है गेहूं की पूर्ति करते हैं। और चित्र 1.1 में आप गेहूं से लदी बाजार जाती बैलगाड़ी को देख सकते हैं और बाजार में व्यापारी गेहूं खरीदकर उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों को बेच देते हैं। और एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से 3.5 क्विंटल अधिशेष 350 क्विंटल अधिशेष जो है गेहूं प्राप्त होता है। और अपने अतिरिक्त गेहूं को जो है वह क्या करते हैं कि वह रायगंज के बाज़ार में बेच देते हैं और अच्छी कमाई कर लेता है। तो तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है, तो पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया था। बाद में उसने इन पैसों का जो उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी, और उसने बचत का उपयोग जो अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में भी किया। और इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है और दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। तो छात्रों, इस प्रकार तेजपाल सिंह की तरह जो है दूसरे बड़े किसान और मंझले किसान भी जो है खेती के अधिशेष भूमि उत्पादों को बेचते हैं और कमाई में एक भाग को जो अपने अगले मौसम के लिए जो है पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रखा जाता है। और इस तरह जो है अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था जो है अपनी ही बचतों से कम कर लेते हैं। और कुछ किसान जो है बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने अथवा दुकान खोलने में भी करते हैं, जैसा कि हम देखेंगे कि इन सबको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। इसके बाद है छात्रों, पालमपुर में गैर कृषि कार्य क्या है। तो हमने देखा कि पालमपुर में खेती के प्रमुख उत्पादन क्रिया है। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। जैसे हो गया सबसे पहले 1 नंबर में डेयरी उत्पादन, दूध उत्पादन। तो पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाले ज्वार और बाजरा चरी खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है और शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रह का शीतल केंद्र खोला हुआ है, जहां से दूध दूर दराज के शहरों में और कस्बों में भेजा जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं कि हम 3 किसानों का उदाहरण लेते हैं। प्रत्येक ने खेत में गेहूँ बोया, यद्यपि उसका उत्पादन जो भिन्न भिन्न है। देखिए उदाहरण, किसान जो है प्रत्येक किसान के परिवार द्वारा गेहूं का उत्पादन जो उपभोग समान है। ये देखिए इसमें जो है इस सारणी को भरना है, ये दिखाया गया है अलग अलग तरह से। पहला किसान का, दूसरा किसान का, तीसरा किसान का सारणी जो अलग अलग तरह का जो है फसल में अंतर पाया गया है। तो छात्रों, इस प्रकार पालमपुर में लघु वस्त्र विनिर्माण का एक उदाहरण है। तो इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हुए हैं और शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाली विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और उसे छोटे पैमानों पर किया जाता है। विनिर्माण कार्य जो है पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है और श्रमिकों को भी जो है कभी कभार किराए पर लिया जाता है। छात्रों, ये देखिए इसमें 2 कहानी दिखाया गया है, एक मिश्री लाल की कहानी और दूसरा है करीम की कहानी। तो आइए मिश्री लाल की कहानी पढ़ते हैं कि मिश्री लाल ने जो है गन्ना पेरने वाली जो एक मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेत में लगाया है। पहले गन्नों को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, पर अब
इसे मशीनों से करना पसंद करते हैं और मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर उसे गुड़ बनाता है और गुड़ को फिर जो है शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। तो इस प्रक्रिया में मिश्री लाल थोड़ा लाभ कमाता है। दूसरा कहानी है करीम की कहानी। करीम ने जो है गाँव में एक कंप्यूटर केंद्र खोल लिया है और हाल के वर्षों में जो है कई विद्यार्थी शाहपुर शहर में जो कॉलेज जाने लगे हैं और करीम ने जो देखा कि जो है गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जो जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास जो है कंप्यूटर अनुप्रयोग डिग्री भी रखी हुई है। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय कर लिया और अपने कंप्यूटर केंद्र में जो उसने जो कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में जो बाजार की अपेक्षा जो खुले बाहर के कमरे में जो है कक्षाएं प्रारंभ कर दी और इस प्रकार हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षा में आना प्रारंभ कर दिया और इस प्रकार जो है करीम का जो कंप्यूटर केंद्र चलने लगा। ये जो है गैर कृषि कार्य है। तो छात्रों ये देखिए, आइए चर्चा कीजिए जो मिश्री लाल जो है गुड़ बनाने के उत्पादन जो इकाई लगाने में कितनी पूंजी की ज़रूरत पड़ी और इस तरह करीम का जो है कंप्यूटर केंद्र लगाने में कितनी ज़रूरत पड़ी, दोनों में जो है अंतर को देखिए। तो छात्रों इस प्रकार पालमपुर के दुकानदार जो है पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते हैं। पालमपुर में व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाज़ारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। तो आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोर में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियां, कॉपी, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। तो कुछ परिवारों ने जो है जिसके घर बस स्टैंड के निकट है अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली है और वे खाने की चीज़ें भी बेचते हैं। इस प्रकार जो है छात्रों इसमें भी दिखाया गया है कि परिवहन तेज़ी से विकसित होता जा रहा है एक क्षेत्र में। तो पालमपुर और रायगंज के बीच जो सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शे, तांगे वाले जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियां चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल है और वे लोग और वस्तुओं को जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। तो पिछले वर्षों में जो है परिवहन में जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इसके बाद एक कहानी है किशोर की कहानी। किशोर जो है वह एक खेतिहर मजदूर है और अन्य ऐसी ही श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकता पूरी करने में कठिनाई होती थी और कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का जो है दूध बेचता है और अब उससे अपनी भैंसा गाड़ी भी बना ली है जिससे वह कई प्रकार के सामान भी ले जाता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है और यह कभी कभी वह गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर के बाजार जाता है और हर एक महीने उसे परिवार संबंधित कोई ना कोई काम मिल जाता है। तो इसका परिणाम ये निकलता है कि किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक कमाने लगा है। तो छात्रों इस प्रकार जो है ये सब गैर कृषि कार्य होता है कि किशोर की अस्थायी पूंजी अब क्या है, क्या आप लोग सोच सकते हैं कि उसकी कार्यशील पूंजी कितनी होगी। तो इस अध्याय का सारांश इसमें दिया गया है। छात्रों इस सारांश को भी पढ़िए। तो दिया गया है कि गांव में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया है और पिछले वर्षों में खेतों की जो है विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और इसकी वजह से किसान उतनी ही भूमि से अधिक फसल पैदा करने लगे हैं और यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि भूमि अस्थायी तथा दुर्लभ है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है और खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। मंझोले और बड़े किसान अपने उत्पादन से हुई बचत से जो है अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। दूसरी ओर छोटे किसान के लिए जो भारत में किसानों की कुल संख्या 80% जो है
वह पूंजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन हो जाता है। उनसे भूखंड का आकार छोटा होने के कारण उसका उत्पादन पर्याप्त नहीं हो पाता है और अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण वे अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते हैं। अतः उन्हें कर्ज लेना पड़ता है और कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसानों को अपने व अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेतीहर मजदूर के रूप में अतिरिक्त काम करना पड़ता है। श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है कि नई विधियों के में जो है श्रम का अधिक प्रयोग करना आदर्श होता है और दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ कि खेती में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अवसरों की तलाश में श्रमिक आस पड़ोस में गांवों, शहरों तथा कस्बों में जा रहे हैं और कुछ श्रमिकों ने जो है गांव में ही गैर कृषि क्षेत्र में जो है काम करना प्रारंभ कर लिया है। तो छात्रों, इस तरह जो इस समय गांव में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगारों में से जो है 24 ही जो है गैर कृषि कार्यों में लगे हैं और गांव में जो है अनेक प्रकार के गैर कृषि कार्य होते हैं। हमने केवल जो कुछ ही उदाहरण देखे हैं। प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत ही कम है। तो हम चाहेंगे कि भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में भी जो है वृद्धि हो और खेती के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। लोग जो है कम पूंजी से भी जो है गैर कृषि कार्य प्रारंभ कर सकते हैं और इस पूंजी को जो प्राप्त कैसे किया जाता है, या तो अपनी ही बचत का प्रयोग किया जाता है या फिर कर्ज लिया जाता है। तो आवश्यकता है कि कर्ज ब्याज की कम दर पर उपलब्ध हो ताकि बिना बचत वाले लोग भी जो है गैर कृषि कार्य शुरू कर सके और गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे बाजार हो जहां वस्तुएं और सेवाएं बेची जा सके। और पालमपुर में हमने देखा कि आस पड़ोस के गांवों, कस्बों और शहरों में दूध, गुड़, गेहूं और आदि उत्पाद जो है उपलब्ध है। जैसे जैसे ज़्यादा जो है गांव, कस्बों और शहरों में अच्छी सड़कों, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गांवों में जो है गैर कृषि उत्पादन क्रियाएं जो है का अवसर बढ़ेंगे। तो छात्रों, इस अध्याय का जो ये है अभ्यास जिसका आपको बनाना है, जैसे पहला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना के दौरान 10 वर्ष में एक बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है। जो पालमपुर जो है संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्न तालिकाओं को भरना है। इन तालिकाओं को अपने से भरना है। छात्रों, ये सब क्वेश्चन दिया गया है। क्या शिक्षित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? क्यों? पालमपुर में 450 परिवार की भूमि के वितरण की सारणी बताएं। और भी बहुत सा क्वेश्चन है। छात्रों, अगर मेरा वीडियो आप लोग का अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।